हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों के लिए एक टारगेट क्वेश्चन है। ठीक है, करने के लिए आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना है अपनी तरफ से। ठीक है, सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसका आपको सॉल्यूशन करना है, हो जाता है तो ठीक है, वरना वीडियो के एंड में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को देखिए, सभी चीजों को ध्यान से समझिए, छोटी छोटी चीजों को जानिए कि क्या है और कैसे करना है हमें। ठीक है, और लास्ट में हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रेशियो प्रपोर्शन का थर्ड हम पार्ट देख रहे हैं, दो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम दो या तीन टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हमें इस तरह से दिया हुआ हो, ठीक है, और हमसे ए बी सी का रेशियो पूछा हो। ठीक है, तो यहाँ पर समझना क्या है हमें, देखो कि यहाँ पर जब हमने ए को 6 से मल्टीप्लाई किया, बी को 4 से मल्टीप्लाई किया और सी को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो जो वैल्यू मिली ना वो हमें इक्वल वैल्यू मिली। यहाँ पर ए बी सी बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ए बी सी को अगर हमें बराबर बनाना है तो हमें ए को 6 से, बी को 4 से और सी को 9 से गुना करना पड़ा, तब जाकर ये तीनों वैल्यू बराबर हुई। तो 6a बराबर होगा 4b बराबर 9c के। ठीक है, तो एक कॉमन वैल्यू आएगी, इक्वल वैल्यू मिलेगी तीनों ही केस में हमें। तो मैं मान लेता हूं कि वो वैल्यू k है। देखो, इसे हम सीधा भी कर सकते हैं, कैसे कि अगर मुझे a चाहिए तो मैं b और c के गुणांक को मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 चौक 36 हो जाएगा। b अगर मुझे चाहिए तो मैं c और a के गुणांक को मल्टीप्लाई कर दूं, 9 फिक 54। और अगर मुझे c चाहिए तो मैं a और b के गुणांक को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि 6 चौक 24 होगा। और इसके बाद मैं इसे सोल्व कर लूंगा, ये 18 27 और ये 12 होगा। 3 से आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है ये, 3 छक 18, 3 नाम 27 और 3 चौक 12। तो 6 9 4 मुझे क्या मिल जाएगा, इन तीनों का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आया कैसे, इस चीज को हम समझ लें कि ये तीनों एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो वो वैल्यू मैंने के मान ली। ठीक है, अब मैं यहाँ से a का मान बता सकता हूँ, k बटे 6 होगा, b का मान k बटे 4 होगा और c का मान k बटे 9 होगा। यही होगा। अब जब मुझे a b c तीनों की वैल्यू मिल गई तो मैं इन तीनों का अनुपात निकाल सकता हूँ। कैसे कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये k बटे 6 होगा, ये k बटे 4 होगा और ये k बटा 9 होगा। तो देखो, k से तो k कट जाएगा, कॉमन है, तीनों ही अनुपात में कॉमन वैल्यू हम काट सकते हैं। तो ये 1/6 आया, ये 1/4 आया और ये 1/9 आया। क्लियर है। अब अगर मुझे इसे आगे सोल्व करना है तो मुझे ये नीचे से डिनोमिनेटर मतलब हर वाली वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम क्या आएगा, 9 चौक 36 आएगा। तो मैं 36 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो, ये 6 6 36, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, तो ये मेरे पास 6 अनुपात 9 अनुपात 4 मिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें यहां से भी सीधा मिल सकता था, ये क्वेश्चन हमें ऐसे भी मिल सकता था कि अगर a अनुपात b अनुपात c हमें दिया हुआ है, a अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 अनुपात 1/4, है ना, यहाँ 1/4 है और ये 1/9 है। ठीक है, और हमें a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ होता कुछ, है ना, तो हमें ये पूछा होता, मतलब कि हमें इसे सोल्व करना होता। अगर हमें इसे सोल्व करना होता और हमें इस तरह से वैल्यू निकालनी होती तो हम तीनों का एलसीएम लेते और मल्टीप्लाई कर देते। ये चीज क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे भी मिल सकता था और इसको हम सीधा कर सकते हैं इस तरह से भी। ठीक है, इतना हमें नहीं, ये हमने समझने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बाद में ये क्या बनता है, इस तरह से जो भी इसके गुणांक होते हैं वो डिवाइड में चले जाते हैं, 1/6 1/4 और 1/9। तो हमें तीनों का एलसीएम लेना पड़ता है और एलसीएम लेने पर ये वाली वैल्यू से डिवाइड हम कर देते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बचे हुए दोनों वैल्यूओं के गुणांक को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मुझे a का मान चाहिए तो a के लिए मैंने b और c के गुणांक को मल्टीप्लाई किया, अगर मुझे b का मान चाहिए तो मैंने a और c के गुणांक को मल्टीप्लाई किया, और अगर मुझे c का मान चाहिए तो मैंने a और b के गुणांक को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और उसे बाद में मैंने इजी कर लिया, सोल्व कर दिया, तो ये मेरे पास 6 अनुपात 9 अनुपात 4 मिल गया।
क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कंसेप्ट पर कि 2a बराबर है 3b बराबर है 8c के। हमें a अनुपात b अनुपात c बताना है, तो सीधे ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। a के लिए मुझे b और c के गुणांक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 तिया 24 होगा। b के लिए मुझे a और c के गुणांक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 8 दूनी 16 होगा। और c के लिए मुझे a और b के गुणांक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 दूनी 6 होगा। तो तीनों का ही अनुपात हमें चाहिए, तो ये 12, 8 और 3। तो क्या अनुपात मिलेगा हमें? 12, 8, 3 मिलेगा। एक बार इसे देख भी लेते हैं, क्या यही मिलेगा कि 2a बराबर है 3b के और ये बराबर है 8c के। मान लेते हैं कि ये वैल्यू k है, कि जो भी ये मान देंगे वो क्या मान देंगे? k मान लिया हमने एक वेरिएबल, क्योंकि पता तो हमें है नहीं। ठीक है, तो k मान लिया, तो यहाँ से a आएगा k/2, b आएगा k/3 और c आएगा k/8। यही मिलेगा। अब इसे आगे अगर हमें a अनुपात b अनुपात c चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि ये k तो कट जाएगा अनुपात में, तो ये 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/8 आएगा। और तीनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये 24 आएगा। और 24 से जब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? ये 12 अनुपात 8 अनुपात 3 बनेगा, और यही मेरा आंसर होगा। यही यहाँ से भी मिल रहा है, मतलब कि ये हमारी शॉर्ट ट्रिक काम कर जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे दिया हुआ है तो हमें सीधा ही क्या करना है? a के लिए मुझे b के गुणांक और c के गुणांक को मल्टीप्लाई करना है, b के लिए मुझे a और c के गुणांक को मल्टीप्लाई करना है, और c के लिए मुझे a और b के गुणांक को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अब यहाँ हम सीधे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। a के लिए मुझे b और c के गुणांक को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 तिया 12 होगा। b के लिए मुझे a और c के गुणांक को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूनी 8 होगा। और c के लिए मुझे a और b के गुणांक को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 दूनी 6 होगा। तो ये 6 बना, ये 4 बना और ये 3 बना, तो 6, 4, 3 ये मेरा अनुपात आ गया a b c का। तो ये सेकंड्स में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि अगर हमें a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 दिया हुआ है, तो a अनुपात b अनुपात c बताना है, तो इसका आंसर होगा 2:3:4। जो इसके डिनोमिनेटर में, मतलब कि इसके हर में जो मान दिए हुए हैं ना, वो ही इसके अनुपात होंगे। कैसे होंगे? कि हमें पता है a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4। मान लेते हैं कि ये k को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही बराबर वैल्यू है, तो ये k को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता, वेरिएबल मैंने मान लिया। तो यहाँ से a का मान 2k आएगा, b का मान 3k आएगा और c का मान 4k आएगा। हाँ या ना? तो जब a b c का मान मुझे मिल गया है, तो मैं तीनों का अनुपात भी तो निकाल सकता हूँ। तो a का मान 2k है, b का मान 3k है, c का मान 4k है, और तीनों का अनुपात मुझे चाहिए, तो कॉमन वैल्यू कट जाएगी, तो ये 2:3:4। तो हमें इतना सब नहीं करना है, हमें सीधा देखना है कि इसके डिवाइड में क्या है, और वो ही हमारा सीधा अनुपात होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में जो मैंने अभी पहले टाइप का कराया, ये दूसरे टाइप का कराया, और तीसरे टाइप का हमारा क्या बन सकता है, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर हमें यही दिया होता कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाले में हमें इस तरह से उठाकर रखना है या फिर इस वाले केस में हमें सीधा उठाकर रखना है। ठीक है, तो इसलिए मैं साथ साथ बेसिक मेथड भी आपको बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चन में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हमने ये देखा कि इसमें जब हमें वैल्यू इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है? a के लिए b और c के गुणांक, b के लिए a और c का गुणांक और c के लिए a और b के गुणांक को मल्टीप्लाई कर कर अनुपात निकालना है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर में जो वैल्यू है, वो ही अनुपात होगी। a के नीचे 2 था तो a का मान 2 है, b के नीचे 3 है तो b का मान 3 है, c के नीचे 4 है तो c का अनुपात 4 है। लेकिन अगर हमें इस तरह से दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो ये कुछ नहीं, पहले ही क्वेश्चन का आधा वाला पार्ट है, जो कि ये यहाँ पर हमारे पास बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है? इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम लेना है।
इन तीनों संख्याओं का मुझे एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 तिया 12 यहाँ पे हमें एलसीएम मिलेगा और 12 से मैं इन्हें तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना बनेगा 6:4:3। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो ये तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तीनों तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना, कंफ्यूज नहीं होना है कि किस में हमें क्या करना था। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 3:5:7। कर सकते हैं सीधे ही अब इस तरह के क्वेश्चंस को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन हमें दिया होता A:B:C बराबर है 1/3:1/5:1/7 के, तो इसका आंसर 3:5:7 नहीं आता। अगर हमें इस तरह से गिवन है ए के नीचे 3 है तो हम कर सकते हैं उसे, लेकिन अगर ऐसे गिवन है तो हमें तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि 7×5 = 35 105 होगा और 105 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सीधा ही हमें क्या करना है, अगर ये इस वाली वैल्यू का मान चाहिए, इस वाली वैल्यू का अगर हमें मान चाहिए तो इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो 7×5 अनुपात, अगर ये चाहिए तो इन दोनों को कर दो, जो चाहिए उसे छोड़कर बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, 7×3 = 21 हो जाएगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3×5 = 15। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात होगा, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। या फिर तीनों का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही आंसर निकलेगा, 105 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यही फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा होगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि अगर तीनों तरह के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं और इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं, एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं कि किस में क्या करना था। अब एक और तरह का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन, ये मैं बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन कराता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि A अनुपात B + C हमें दिया हुआ है 4:5 और C अनुपात A+B हमें दिया हुआ है 7:11 और हमसे पूछा है कि B अनुपात A+C का मान बताओ क्या होगा। देखो कि मुझे तीनों ही केस में तीसरे को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका तो हमें दिया नहीं है, लेकिन दोनों ही केस में अगर देखें तो अगर मैं दोनों अनुपातों को जोड़ दूं तो देखो दोनों अनुपात अगर मैं जोड़ूंगा तो ये मुझे A+B+C का मान दे रहे हैं, तो ये 4 और 5 9 बनेगा। और अनुपात है तो मैं इसे यूनिट बोल देता हूँ या कोई एक कोफिशिएंट इसके साथ लगा देता हूँ। और यहां से भी मुझे क्या मिलेगा, C + A + B। अगर मैं दोनों ही अनुपातों को जोड़ता हूं तो यहां से मुझे 11 और 7 18 यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो A + B + C और ये भी A + B + C है। अब एक ही क्वेश्चन में A + B + C तो एक ही मान को दर्शा रहे होंगे, तो ये दोनों मान बराबर होने चाहिए कि नहीं। तो मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो इसके लिए मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इसे जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 5 भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि मुझे इसे 18 बनाना है तो 18 बनाने के लिए 4 को 8 बनना पड़ेगा और 5 को 10 बनना पड़ेगा, तभी जाकर इनका सम 18 बनेगा। क्यों करना है, क्योंकि A + B + C यहां पर भी बराबर होगा और यहां पर भी बराबर होगा, क्योंकि A + B + C तो एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो A बना। अब यहां से A का मान हमें क्या मिल गया, A का मान हमें 8 मिल गया। देखो A अनुपात तो A का मान तो 8 बन गया। ठीक है, यहां से C का मान हमें 7 दिया हुआ है। हमें बताना है B अनुपात A + C, तो हमें B भी पता होना चाहिए। तो देखो कि B + C का मान 10 है, B + C कितना है 10 है, लेकिन यहां से C कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है, तो B कितना होगा 3 होगा। तो B यहाँ से 3 मिल गया। अब मैं ये अनुपात निकाल सकता हूँ, 3 अनुपात A + C मतलब 8 + 3 11 होगा, तो ये 3:11 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं कि उनको हम ऐड कर कर देखें तो वो समान वैल्यू बन रही होगी कि नहीं बन रही है। ठीक है, एक और इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं कि A + B अनुपात B + C अनुपात C + A दिया हुआ है 4:3:7। ठीक है, कि हमें इन तीनों का अनुपात दिया हुआ है 4:3:7 और हमें A + B + C का मान भी दिया हुआ है 28। तो हमें A का मान बताना है कि A क्या होगा। देखो अगेन उसी कंसेप्ट को अगर मैं फॉलो करूं कि अगर मैं इन तीनों अनुपातों को जोड़ देता हूं, ठीक है, तो यहां से देखो A + A 2A बनेगा, प्लस यहां से B + B 2B बनेगा और यहां से C + C 2C बनेगा, जो कि बराबर होगा 4 3 7 और 7 14 के। ठीक है, तो 2 जब मैं यहां से कॉमन लूंगा तो ये 2 से कट जाएगा, 7 बचेगा। तो यहां से A + B + C का मान कितना मिला 7,
क्योंकि ये अनुपात में था तो यहाँ पर एक अनुपात चल रहा होगा, मतलब एक कोफिशिएंट इसके साथ चल रहा होगा, तो ये 7 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 28 क्वेश्चन में, तो 1 यूनिट यहाँ से कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे a प्लस बी का भी अनुपात मिल गया, कितना होगा, 4 चौक 16, 3 चौक 12 होगा और 7 चौक 28 होगा। ये मुझे a प्लस बी भी मिल गया, b प्लस सी भी मिल गया और c प्लस ए भी मिल गया। मुझे a पूछा है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी में अगर मैं b प्लस सी का मान रख दूंगा तो a मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और b प्लस सी यहाँ पर किसके बराबर है, 12 के बराबर है, तो यहाँ पर मैंने 12 रखा, तो ये a प्लस 12 बराबर 28 होगा, तो a बराबर 16 होगा। तो इस तरह से मैं a का मान भी निकाल सकता हूँ। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हो, देखो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछे हैं। ठीक है, पहले तो हमें व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। देखो हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो प्रोपोर्शनल जिसे हम बोलते हैं समानुपात, ठीक है, और एक हमारे पास होता है व्युत्क्रमानुपात जिसे हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या होता है ये देखो कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसे हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, b के, तो मैं उसे इस तरह से लिखूंगा, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये होता है, ये किसका साइन होता है, प्रोपोर्शन का, समानुपात का, कि a समानुपात है b के। ठीक है, देखो समानुपात ऑलमोस्ट बराबर जैसा ही होता है कि ये इसके बराबर होगा, लेकिन बराबर ऐसा होगा कि ये कुछ किसी रेशियो में बराबर कर रहा होगा, कि अगर मैं इसको 1 यूनिट बढ़ाऊंगा, जैसे a और b है, a b पर डिपेंड कर रहा है, समानुपात का मतलब a b पर डिपेंड कर रहा है, बराबर नहीं है, अब डिपेंड कर रहा है, कि अगर मैंने b को 1 यूनिट बढ़ाया ना तो a पता नहीं कितना यूनिट बढ़ेगा, वो रिलेशन बताएगा। समझ रहे हो, इसी तरह से अब जब ये समानुपात का साइन हटता है ना तो देखो क्या आता है, एक तो बराबर का आता है और एक वो रेशियो आता है जिस रेशियो से ये बढ़ रहा होगा, जिस रेशियो से ये बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे स्थिरांक भी बोलते हैं, कांस्टेंट जिसे हम स्थिरांक भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, हर केस में। ठीक है, तो ये b के तो मतलब a का b के टाइम होगा, मतलब a b का k टाइम होगा, मतलब b का k गुना a होगा, तो मतलब मैंने अगर b को 1 यूनिट बढ़ाया तो ये k टाइम बढ़ेगा, k गुना इसका बढ़ेगा a का। समझ गए इसका। और व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, ये शायद यहाँ पे दिखे ना तो मैं छोटा लिखूंगा कि व्युत्क्रमानुपात मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। इसका मतलब होता है a इनवर्सली, मतलब कि यहाँ तो सीधा सीधा ये डिपेंड कर रहा था, अगर a को बढ़ाया तो b भी बढ़ रहा है, a को बढ़ाया सॉरी b को बढ़ाया तो a भी बढ़ रहा है। लेकिन व्युत्क्रमानुपात में उल्टा होगा, क्योंकि इनवर्स है ना, उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपात होगा जिसे विलोम अनुपात भी बोलते हैं, विलोम अनुपात। ठीक है, कि अगर मैं b को बढ़ाऊंगा ना तो a कम होगा, तो a प्रोपोर्शन होगा, समानुपात होगा a बटे b के, या फिर इस चीज को बोले a व्युत्क्रमानुपात होगा b के, तो इसका मतलब होता है 1 बटे b। मतलब अगर अब हम b को बढ़ाएंगे ना तो a कम होगा, कितना कम होगा, वो सेम चीज, जब ये साइन हटेगा, ये निशान हटेगा, चिन्ह हटेगा, तो इसकी जगह एक स्थिरांक आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, मान लो k ही, ठीक है, और ये अपॉन में b, तो b को बढ़ाया तो ये k टाइम कम हुआ। ठीक है, समझ गए इस चीज को, तो यहाँ पर ये होगा। तो इसी पर बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कैसे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर मतलब कि समझ में आ जाएगा, साफ वाला क्लियर नहीं होगा, है ना। देखो यहाँ पर बोला है कि a b के घन व्युत्क्रमानुपात है। मैं यहाँ जब ये बोल रहा था कि a b के व्युत्क्रमानुपाती है तो मैं क्या बोल रहा था, a व्युत्क्रमानुपाती है b के, लेकिन यहाँ ये बोला है कि घन का व्युत्क्रमानुपाती है, तो b का घन हमें करना पड़ेगा तब उसके व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तो इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि a व्युत्क्रमानुपाती है b के घन के, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ b, कि b के क्यूब का घन व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन, a। तो ये लाइन समझ में आ गई होगी। अब आगे हम इस चीज को लिख सकते हैं, यदि a 3 है
तो b 2 होगा। क्या बोला है उसने कि अगर a 3 है तो b 2 होगा। तो देखो पहले तो मैं इसे इजी बना लेता हूँ थोड़ा, एक स्थिरांक भी ले आया और ये b क्यूब होगा। यही चीज हमने समझी कि ये जब चिन्ह हटेगा तो इसकी जगह इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो कि मैंने k मान ली है ना। तो यहाँ पर अगर a को मैं 3 रख रहा हूं तो b को मुझे कितना रखना पड़ेगा 2, और 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। तो k की वैल्यू यहां से कितना मिल गई मुझे 24 मिल गई। अब इस रिलेशन के लिए k की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि ये मैंने बोला है कि ये कांस्टेंट है, ये स्थिरांक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं और काफी बार एसएससी ने इस तरह के क्वेश्चन दिए भी हैं, ठीक है। और ये भी लास्ट ईयर का ही एक क्वेश्चन है, याद नहीं मैंने किस ईयर में से ये उठाया है, लेकिन ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भी। तो एक बार इस चीज को अच्छे से समझ लो, ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपको इजी लगने लगेगी। फर्स्ट टाइम में इसलिए हो सकता है कि थोड़ा हार्ड आपको लगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर बोला था कि ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, तो मैंने ए व्युत्क्रमानुपाती कर दिया बी के घन के। जब ये निशान हटाया तो इसकी जगह कांस्टेंट आया जो कि के, उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली और इस तरह से आपको दोनों की वैल्यू वो एक बार देगा जिससे कि आप इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सको, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि मुझे b का मान बताओ जब a का मान 8/9 है। तो मैं वापस से इसी ही इक्वेशन को यूज में लूंगा, तो a का मान इस बार 8/9 है बराबर k का मान कितना है 24 है, वो तो हर बार फिक्स रहेगा क्योंकि स्थिरांक है, कांस्टेंट है। तो b का मान हमें चाहिए, तो b का क्यूब, क्योंकि इक्वेशन में तो यहाँ पर b का क्यूब ही है। तो देखो 8 तिया 24, तो ये b का क्यूब बराबर हो गया 9 तिया 27, लेकिन क्यूब है तो इसे मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये b का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब मरा तो b कितना आया 3 आया, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हार्ड नहीं है, बस ये चीज आपको समझनी है। पहली बार कंसेप्ट आया, अगर आपके पास पीसीएम या पीसीबी जैसा सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है, तो इस चीज को आप पहले भी जानते होगे, मतलब साइंस वाले बच्चे इन चीजों को जानते हैं क्योंकि डेरिवेशन में फिजिक्स में हर जगह ये यूज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये चीजें आती होंगी, लेकिन नहीं है तो ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी, और एक बार दो इसके क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम करते रहेंगे जो हमने करे, 3 टाइप के क्वेश्चन, ये 3 तरह के क्वेश्चन हमने देखे, बीच में कुछ अलग अलग कंसेप्ट पर जो है ये थे क्वेश्चन हमारे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये हो गया, तो इसके 1-2 क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में, आज एक ही क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो आज हम एक और नए टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक कंसेप्ट है, इस पर काफी सारे क्वेश्चन करेंगे और इस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, कि अगर दो संख्याएं a b हैं तो उनका अनुपात 2:3 है। अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, कि मैंने हर संख्या में मतलब 2 में भी और 3 में भी, ठीक है, ये तो अनुपात था तो इनके साथ कोई कांस्टेंट तो हो गए। तो इनमें अगर मैंने एक फिक्स वैल्यू, कॉमन वैल्यू जोड़ी, तो मान लो कि मैंने कॉमन वैल्यू जोड़ी, कोई एक फिक्स वैल्यू जोड़ी, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है वो हमें बताना है। देखो यहाँ पर कि 2 से 5 हो गया और 3 से 7 हो गया, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 3 का आ रहा है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर 3 से 7 होने का मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हमने जो वैल्यू ऐड की है दोनों में, वो तो एक ही संख्या ऐड की है 5, तो जो इनका डिफरेंस आना चाहिए, जो इनका अंतर आना चाहिए, वो तो समान आना चाहिए, ठीक है। तो इस पर हमें क्वेश्चन करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सीधा गलत कर देते हैं, ये 3 और 4 की वैल्यू को ही 5 मान लेते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इस कंसेप्ट को पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। कि देखो मान लो हमें दिया हुआ है कि पहले कोई संख्या x अनुपात y में है, x अनुपात y में है। अब उन संख्याओं में कुछ चेंज करने पर, कुछ जोड़ने पर या फिर कुछ घटाने पर, और वो समान संख्या ही घटाने पर, ये अनुपात a अनुपात b बन जाता है। कि मैंने इसमें कुछ ऐड किया, मान लो p ऐड किया, ठीक है, दोनों में, तो ये अनुपात जो है वो a अनुपात b बन जाता है। अब एक बात बताओ, यहाँ से जो अंतर आ रहा है, हो सकता है ये p ऐड भी किया हो सकता है ये माइनस भी किया हो। अगर माइनस किया होगा तो ये छोटा होगा, तो इसमें से मैं इसे घटाऊंगा। अगर ऐड किया है तो ये बड़ा बन जाएगा, तो मैं इसमें से x को घटाऊंगा, क्योंकि मुझे तो डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए, तो बड़े में से छोटा करना है हमें, ठीक है। तो x माइनस ए,
का जो अंतर होगा वो y माइनस बी के अंतर के बराबर होगा, क्योंकि x माइनस ए भी p को दर्शा रहा है और y माइनस बी भी p को दर्शा रहा है, और ये तो एक ही वैल्यू है, तो ये दोनों तो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कब बराबर होंगी, जब देखो मैं इसको अगर y को यहां पर ले आता हूं तो x माइनस वाई हो जाएगा, और माइनस a को अगर मैं वहां ले जाऊंगा तो ये a माइनस बी हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर होगा अगर a माइनस बी के। इसका मतलब क्या है कि अगर x और y का मतलब इस अनुपात का जो अंतर है वो इस अनुपात के अंतर के अगर बराबर होगा तो ही हमारा ये वाला अंतर जो है ना ये भी बराबर होगा। बात समझ में आई कि अगर मैं दो अनुपात ले रहा हूं, मान लो p अनुपात q मैंने लिए, ठीक है, और ये इसमें कुछ चेंज करने पर, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर ये अनुपात m अनुपात n बन जाते हैं। तो P और M का जो डिफरेंस है और Q और N का जो डिफरेंस होगा ये कब बराबर होगा, जब PQ और MN का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा। हमें PM और QN का अंतर बराबर ही क्यों करना है, क्योंकि हमने जो इसमें संख्या ऐड की है और जो सब्ट्रैक्ट की है वो समान की है, तो इनका अंतर तो समान होना ही चाहिए। तो ये अंतर सिर्फ तभी समान हो सकता है जब PQ का जो अंतर है वो MN के अंतर के बराबर हो। बात समझ में आ गई। तो यहां से ये रिलेशन बना कि x माइनस वाई अगर a माइनस बी के बराबर है, मतलब इन दोनों के अंतर के बराबर है, तो ही हमारा x माइनस ए बराबर होगा y माइनस बी, मतलब ये वाला अंतर इस वाले अंतर के बराबर होगा। बात समझ में आ गई क्या है। तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको तो हटाते हैं। ठीक है, कि अगर पहले अनुपात 2 अनुपात 3 था, जब मैंने दोनों ही तरफ 5 को ऐड किया, दोनों ही तरफ 5 को ऐड किया तो ये अनुपात कितना हो गया, 5 अनुपात 7 हो गया। जब दोनों तरफ मैंने 5 किया, तो कहना क्या चाह रहा हूं कि 2 और 5 का, 3 और 7 का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। ये अनुपात समान कब होगा, जब 2 और 3 का अनुपात 5 और 7 के, सॉरी 2 और 3 का अंतर, अनुपात नहीं, 2 और 3 का अंतर, 2 और 3 का जो अंतर है वो बराबर होगा किसके, 5 के 7 के अंतर के। तो यहां पर अगर मैं अंतर देखूं तो 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, और यहां पर अगर अंतर हम देखें तो कितने यूनिट का अंतर आ रहा है, 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला अनुपात तो 4 अनुपात 6 बना। ठीक है, और नीचे वाला अनुपात तो मुझे चेंज नहीं करना था, 5 अनुपात 7 ही रखना है। तो अब इनका अनुपात 2 है, इनका अंतर दोनों का ही 2 है, तो ये बराबर है। तो 4 और 5 और 6 और 7 इनका भी अंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो 1 यूनिट का अंतर आ रहा है दोनों में ही। ठीक है, और 1 यूनिट का मान हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, हमें बताना क्या है, बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी संख्या तो 6 होगी। तो 1 यूनिट अगर 5 है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 6 पंजे 30। और छोटी संख्या अगर मुझसे पूछी होती तो 4 यूनिट का मान हम बता देते, 500 का 20। समझ में आया। ये हमने क्या किया कि हमें इन दोनों का अंतर बराबर करना था, तो हमें इसके लिए ये अंतर भी बराबर करना पड़ेगा। तो हमने इनका अंतर बराबर किया ऊपर वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब उनका अंतर जब बराबर हो गया तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिल गई, तो हमने दोनों संख्याएं निकाल ली। इसको हम और कैसे भी कर सकते थे, इसको करने का और भी हमारे पास तरीके हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखो कि हमें दिया हुआ है कि पहले जो संख्या है, बेसिक मेथड हम एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का, जिससे हमें समझ में आए कि हुआ क्या है। कि पहले जो हमें अनुपात दिया हुआ था वो 2 अनुपात 3 दिया हुआ था, है ना। तो मैंने 2x और 3x संख्याओं को मान लिया, क्योंकि इनके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट तो हो गई जब ये अनुपात है तो। ठीक है, तो ये 2x और 3x मैंने संख्याएं मान ली। तो 2x में भी 5 मैंने ऐड किया और 3x में भी मैंने 5 को ऐड किया, तो ये अनुपात कितना बन गया, 5 अनुपात 7 बन गया। ठीक है, अब इसको जब मैंने सोल्व किया तो देखो ये 7 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, वज्र गुना जिसे हम बोलते हैं। तो ये 7 दूनी 14x और 7 पंजे 35 बराबर होगा 5 तिया 15x प्लस 25 के। तो x 15 माइनस 14x x होगा, और 35 में से जब ये 25 इधर जाएगा तो ये 10 होगा। तो x का मान मुझे 10 मिला। तो दोनों ही संख्याएं क्या होंगी, 20 और 30 होंगी।
तो इसे हम ऐसे भी कर सकते थे बेसिक अप्रोच को यूज करके, या फिर इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को ही अगर हम थोड़ा ध्यान से समझे कि देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो पहले वाला अनुपात है 2:3 है ना, वो हमारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद वाले अनुपात से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 7 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 हमारा 5 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, और फिर उनका क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। देखो 14x और 15x का अंतर हमने लिया x, है ना, और जो ये जो हमने ऐड किया है, जो हमने चेंज किया है, वो भी हमारा इन दोनों अनुपातों से अंतर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 7 इससे हो रहा है और 5 भी इससे हो रहा है, और फिर उन दोनों का अंतर हमने लिया है 35 - 25 10। इनको हमने बराबर कर दिया है, देखो इस अंतर को इसके बराबर हमने कर दिया है सॉरी। तो देखो इस चीज को मैं क्या कह रहा हूं कि जो 2:3 था, ये पहले वाला जो अनुपात है, और बाद वाला अनुपात ये 5:7 हो गया, और जो हमने चेंज किया है, मतलब दोनों तरफ हमने 5 ऐड किया है। यहाँ पर ये सेम है, ये अलग भी हो सकता है कि एक संख्या को 5 से और दूसरी संख्या को 6 से, या जो भी हमने चेंज किए हैं वो हम ले सकते थे। यहाँ पर 5 ही है, तो इसको हम करें कि इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इनका अंतर देख ले। तो 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, ये 5 तिया 15 होगा और 7 दूनी 14, तो इनका जो अंतर आया वो 1 यूनिट आया, क्योंकि ये दोनों तो अनुपात है तो इसलिए मैंने यूनिट में लिया। और ये 5 हमारी संख्या है, तो 7 पंजे 35 माइनस 5 25, तो इनका अंतर कितना आया 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे कितनी मिली 10। तो ये संख्याएं जो होंगी वो 2:3 में थी, तो ये इनको जब मैं 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिल रही है, तो 2 यूनिट कितना होगा 20, और 3 यूनिट कितना होगा 30। ऐसे भी मैं इसको कर सकता था, समझ में आया। एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं इस चीज के लिए, तीनों ही मेथड से हम इसको करेंगे, दोनों मेथड से। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 हमें दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में से 25 घटाने पर, ठीक है, दोनों ही संख्याओं में से इस बार मैंने 25 घटाया है, पहले मैं 5 ऐड कर रहा था, इस बार मैं घटा रहा हूं। तो ये मेथड हमारा सभी जगह काम देगा कि 25 घटाने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। तो ये 3:4 हो गया, इस बार मैंने 25 घटाया है दोनों से, तो 25 मैंने यहाँ और यहाँ भी लिख दिया। तो देखो 5 तिया 15 और 4 चौक 16, तो 16 माइनस 15 कितना आया 1 यूनिट आया, और 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो 100 माइनस 75 कितना होगा 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे कितनी मिली 25 मिली, है ना। और मुझे बताना क्या है, तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं हमें बताने, तो एक 4 यूनिट है और एक 5 यूनिट है। 1 यूनिट कितना है 25 है, तो 4 यूनिट कितना होगा 100, और 5 यूनिट कितना होगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 25 चौका 100, और 5 यूनिट कितना होगा 125। तो दोनों संख्याएं 100 और 125 होंगी। दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, जो हमने देखा था कि संख्याएं 4:5 में, 3:4 में बन जाती है, कब करने पर, जब 25 घटाया। तो हमें ये अंतर इनका बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 1 यूनिट है और यहाँ पर भी ये 1 यूनिट है, तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने कितना घटाया, देखो 5 में से 1 घटाया तो ये 4 बना, ये 1 यूनिट है। 4 में से भी कितना घटाया 1 घटाया, तो भी ये कितना बना 3 यूनिट बना। तो वो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 25, क्योंकि हमने घटाया तो 25 है। तो जब 1 यूनिट 25 है, तो 4 यूनिट और 5 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है और दोनों के व्यय का अनुपात 2:3 है, ठीक है, तथा प्रत्येक की बचत 2000 है और दोनों ही कितना बचा रहे हैं 2000। ये देखो कि जो आय होती है उसमें से अगर हम खर्चा हटा देंगे, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि जो इनकम है उसमें से अगर हम बचत हटा दें तो वो सारा खर्चा होगा। कि मैं अगर 1000 रुपए कमा कर लाया और मैंने उसमें से 100 रुपए बचाए, तो मैंने खर्चा कितने का कर दिया होगा 900 का कर दिया होगा। तो इसमें भी यही वाला कंसेप्ट लग रहा है हमारे पास कि हमने 25 घटाया जो अभी, तो यहाँ पर हमें 2000 घटाना पड़ेगा, तभी तो खर्चा बचेगा, ठीक है। तो 3:4 मेरी इनकम है, मतलब पहले जो संख्या है वो 3:4 में है, ऐसा भी हम इसे बोल सकते हैं। जब हमने दोनों संख्याओं में से 2-2 हजार घटा दिया, मतलब हमने 3:4 वाली जो इनकम है आय है उसमें से 2-2 हजार का बचत जो थी वो हटा दी, तो हमारे पास जो खर्चा आया वो 2:3 में आया।
तो बचत कितनी है 2000 और 2000, दोनों की ही 2000 है, अलग अलग भी हो सकती है, उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो इसको कर सकते हैं सीधा ही, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो 9 यूनिट माइनस 8 यूनिट कितना हुआ 1 यूनिट। और इसमें देखा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 6000 माइनस 2000 कितना हजार 2000। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2000। हमें बतानी है कि दोनों की इनकम क्या है, ए और बी की। तो ए की इनकम 3 यूनिट है, बी की इनकम 4 यूनिट है। तो 3 यूनिट मतलब 3 दूनी 6000 होगा और 3 चौक 4 दूनी 8000 होगा, तो बी की इनकम 8000 होगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2000, तो 3 यूनिट 6000 होगा, 4 यूनिट 8000 होगा। दूसरे मेथड से भी इसको ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पर 3:4 हमें दिया हुआ था और खर्चा हमारा जो है 2:3 में है, बचत 2000 में है, अनुपात नहीं है, ये तो मान ही दिया हुआ है सीधा सीधा। तो यहां से देखो कि इनका जो अंतर है वो तो समान है, यहाँ पर 1-1 यूनिट का है, तो हमें इसे बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 3, मतलब 4 अगर उसकी इनकम थी तो उसने खर्चा कितने का किया 3 का, बचाया कितना 1 यूनिट। यहाँ पर भी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान, क्योंकि 1 यूनिट किसको दर्शा रहा है सेविंग को, बचत को, और बचत उसने कितनी बताई है 2000, तो 2000 होगी। तो अगर 1 यूनिट अगर 2000 है तो यहाँ से 4 यूनिट 8000 होगा और 3 यूनिट 6000 होगा। ठीक है, तो ये दोनों की इनकम होगी, तनख्वाह होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात मतलब एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो 4:3 है। तो 3:2 और ये 4:3। अगर वे क्रमशः 2000 और 900 बचाते हैं, इस बार देखो बचत जो है वो अलग अलग है, पिछली बार 2-2 हजार थी, इस बार अलग अलग है ना। तो ये तो पहले हम दूसरा मेथड ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, या फिर चलो इसी से कर लेते हैं। तो ये 2000 है और ये 900 बचत है। तो देखो 3 तिया 9 यूनिट और 4 दूनी 8 यूनिट, तो इनका तो अंतर कितना आया 1 यूनिट का आया। और ये 9 चौक 3600, ठीक है, और ये 3 दूनी 6 6000, तो 6000 माइनस 3600 2400 होगा। तो 1 यूनिट का कितना आया 2400 आया। हमें चाहिए क्या 3 यूनिट और 2 यूनिट, तो 2400 दूनी 4800 और 2400 तिया 7200। ठीक है, तो ये दोनों की इनकम आई। यहाँ पर दिया हुआ है द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5 कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। तो ये 2:3:5 हमें दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है। इस बार यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी बढ़ाए 20 विद्यार्थी बढ़ाए, तो अनुपात कितना हो गया 4:5:7 हो गया। तो वास्तविक विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, तो वास्तविक तो ये वाली रो होगी, है ना, क्योंकि ये जो बढ़ा है ये तो बढ़ाने पर बना है, लेकिन बढ़ाया थोड़ी गया है सच में। वास्तविक जो पहले विद्यार्थी थे वो हमें बताना है। तो देखो कि यहाँ पर हमने 20 बढ़ाया, देखो तो यहाँ पर अगर हम देखें इनका सबका अनुपात बराबर होना चाहिए, है ना। तो 2 और 4 में 2, 3 से 2 5 और 5 से 2 7, तो सभी में 2-2 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो 2 यूनिट का हमें कितना दिया हुआ है 20, तो 1 यूनिट यहाँ से कितना निकल गया 10। तो यहाँ से 2 यूनिट 20 हो जाएगा, 3 यूनिट 30 हो जाएगा और 5 यूनिट 50 हो जाएगा। तो जो पहले विद्यार्थी थे वो 20 30 और 50 थे। ठीक है, और 20-20 बढ़ाने पर 40 50 और 70 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या है कि पी एंड क्यू अर्न्स इन द रेशियो 2:1। पी और क्यू की आय का अनुपात 2:1 है। ठीक है, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3 एंड सेव इन द रेशियो 4:1 कि वो तो स्पेंड करते हैं, जो खर्चा करते हैं वो किस में करते हैं 5:3 में करते हैं। ठीक है, खर्चे का अनुपात 5:3 है। और यहाँ पे देखो बचत का हमें अनुपात दिया हुआ है, बचत नहीं बताई हुई है कितनी है, लेकिन यहाँ पर ये बताया हुआ है कि दोनों की जो कुल बचत है ना वो 5000 है। लेकिन अगर हम देखें कि उनकी जो बचत है वो 4:1 में, मतलब कुल बचत कितनी होगी 5 यूनिट होगी। और 5 यूनिट हमें कितना बताया हुआ है 5000 बताया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान हमें कितना मिल गया 1000।
तो एक पी कितना बचा रहा होगा, 4000 बचा रहा होगा, और क्यू कितना बचा रहा होगा, 1000 बचा रहा होगा, है ना। तो उनकी बचत हमें मिल गई जो कि हमें चाहिए थी, तो 4000 और 1000, है ना। अब हम इसे सीधा ही कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 5, तो 6 यूनिट माइनस 5 यूनिट, ये कितना आया, 1 यूनिट, है ना। 5000 और 4 दिया 12000, तो 12000 माइनस 5000 कितना होगा, ये 7000 होगा। तो 1 यूनिट का मान हमें कितना मिला, 7000 मिला। तो दोनों की संख्या, तो ये तो कितना होगा, 14000 हो जाएगा 2 यूनिट, और एक कितना हो जाएगा, 7000। क्लियर है। तो सीधे ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इस कंसेप्ट पर हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, एज के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एज वाले क्वेश्चन, जिन्हें आयु वाले क्वेश्चन जो हम बोलते हैं, वो भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और इन्हीं में इनकम वाले और एक्सपेंडिचर वाले खर्चों पर, इस कंसेप्ट पर जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो आज जो हमारा जो टारगेट क्वेश्चन था उसको हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। कि इसने बोला है कि ए और बी के वेतन का योग, मतलब उनकी जो टोटल इनकम है वो 2100 है। ए और बी दोनों ही कितना कमाते हैं, दोनों मिलकर 2100 रुपए कमाते हैं। ए अपने वेतन का 80%। अब एक बात बताओ, जब ए और बी के दोनों का वेतन 2100 रुपए है, मतलब दोनों के वेतन का योग 2100 है, दोनों का 2100 नहीं है, तो ए का वेतन कितना होगा। मान लेते हैं कि ए का वेतन एक्स है, कुछ भी है, एक्स है, तो ए का वेतन एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को x मान के चल रहे हैं तो बड़ा होगा, ये छोटी हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कि ए अपने वेतन का 80% बचाता है। तो अगर ए का वेतन x है तो बी का वेतन कितना होगा, 2100 माइनस x होगा। तो उन ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, और उनकी बचत का अनुपात 4:3 है। तो हमें बताना है ए का वेतन कितना होगा, मतलब हमें x बताना है कितना होगा, है ना। देखो, अगर मेरे पास कुछ इनकम है और मैं उसमें से 80% खर्च कर दूंगा तो मैं बचाऊंगा कितना, 20%, क्योंकि मुझे यहाँ पर बचत का ही अनुपात दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ से बचत निकाल ली। तो 80% अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो मैं 20% बचा रहा हूँ। 20% किसका बचा रहा हूँ, अपनी इनकम का बचा रहा हूँ, और मेरी इनकम कितनी है, एक्स है। तो ए की जो इनकम है वो कितनी है, एक्स है, और उसका 20% वो बचा रहा है। तो ए की जो बचत हुई, जो ए की बचत है वो कितनी है, एक्स का 20%, और बी की जो बचत होगी वो कितनी होगी, 30%, लेकिन बी की इनकम की ही होगी। तो 2100 माइनस एक्स का कितना होगा, 30% होगा। और ये हमें दिया हुआ है, ये दोनों किसका अनुपात निकाला हमने, बचत का, और बचत का अनुपात हमें 4:3 दिया हुआ है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 0 से 0 कटा, यहाँ के 3 से ये 3 कटा, 2 से ये 2 कटा, तो ये 2/1 आया। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 4200 माइनस 2x। तो ये 2x यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 4200। तो x बराबर हो जाएगा 3 चौक 12, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1400। तो a और b की टोटल इनकम 2100 थी, तो x की कितनी है, 1400 रुपए, और अगर हमसे बी की पूछी होती तो इसकी 700 रुपए होती। समझ गए, क्लियर है ये चीज, ठीक है। और यहाँ फिर इसको देखो, अगर यहाँ से हमें इसे पूरा सोल्व नहीं करना है तो यहाँ से देखो x और 2100 माइनस एक्स, और x और 2100 माइनस एक्स क्या है, a और b की इनकम ही तो है। इनकी इनकम का अनुपात कितना मिल रहा है हमें, 2:1 मिल रहा है, क्योंकि ये तो कट पिट गया, ठीक है। तो x की इनकम 2 है और b की इनकम 1 है, लेकिन टोटल इनकम हमें दी हुई है जो कि 3 यूनिट है यहाँ पर। तो 3 यूनिट का मान हमें 2100 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट हमें कितना मिल जाएगा, 700। तो यहाँ से दोनों की इनकम 1400 और 700 हमें सीधा भी मिल सकती है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसके जो पीडीएफ्स चाहिए आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अपने नहीं मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है।